हेलो लिसनर्स, पॉकेट एफएम पर आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ शिखा डीविच। कहानी आप सुन रहे हैं जुनूनियत, द डेंजरस गेम ऑफ लव। मुंबई, जिसे हमेशा से सपनों का शहर कहा गया है, जहाँ जिंदगी एक पल के लिए भी नहीं ठहरती, जहाँ लोग छोटे छोटे घरों में रहकर बड़े बड़े सपने संजोते हैं। इसी मुंबई शहर की चकाचौंध और हौच पौच से भरी गलियों में रहती है एक चुलबुली और मनमौजी लड़की, जो कि अपने आदर्शों को अपना जीवन का आधार मानती है, जिसके लिए उसका परिवार उसकी जान से प्यारा है, जो कि बचपन से ही एक ही इंसान को अपना सब कुछ मान बैठी है। ये कहानी है उस लड़की की जो कि जानती है कि जिंदगी उतार चढ़ाव का एक खेल है, जिसमें हमेशा कोई ना कोई चोट खाता ही रहता है। आइए चलते हैं प्रज्ञा की कहानी सुनने। हे भगवान, आज तो मैं इंटरव्यू के लिए लेट हो जाऊंगी। प्रज्ञा ने दीवार पर लगी हुई घड़ी के कांटों की तरफ देखते हुए सोचा। आज प्रज्ञा का एक एमएनसी में इंटरव्यू था, जिसका वो कई महीनों से इंतजार कर रही थी। कुछ दिन पहले ही उसे कंपनी से फोन आया था कि उसका सिलेक्शन हो गया है। वो खुशी से फूली नहीं समा रही थी, लेकिन अगर वो जल्दी नहीं निकली तो उसकी खुशी को दुख में बदलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। उसने जल्दी से अपना मोबाइल और वॉलेट पर्स में रखा और दौड़ते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरी। हे राम, आराम से, क्या पूरे घर को उथल पुथल करके ही मानोगे? उसकी चाची की डांट से भरी आवाज प्रज्ञा के कानों में पहुंची। उसने उन्हें तुरंत सॉरी कहा और घर से निकल गई। दरअसल कुछ सालों पहले प्रज्ञा के पिता चल बसे थे, जिसके कारण वो आज अपने चाचा चाची और उनकी बेटी कीर्ति के साथ उनके घर में ही रहती थी। प्रज्ञा अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वो उनके लिए अपनी जान कुर्बान करने को भी तैयार थी। बस में धक्के खाते हुए जैसे तैसे प्रज्ञा कंपनी की बिल्डिंग के सामने पहुंची। उसने एक गहरी सांस लेते हुए अपने आप को काम किया और अपनी जिंदगी के इस नए रास्ते पर चलने को आगे बढ़ी। वो इतनी जल्दी में थी कि उसने सामने से आते हुए इंसान पर ध्यान ही नहीं दिया और उन दोनों की टक्कर हो गई। प्रज्ञा का पर्स उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। अरे! उसके मुंह से सरप्राइज भरी चीख निकली। वो झुककर अपना सामान उठाने लगी। क्या तुम देखकर नहीं चल सकती हो? एक भारी और गुस्से से भरी आवाज ने कहा। जब प्रज्ञा ने अपनी नजरें उठाकर देखा तो एक एक्सपेंसिव ब्लू 3 पीस सूट पहने हुए आदमी को देखा। वो आदमी बहुत ही हैंडसम था। उसकी आंखें अनॉयंस और गुस्से से भरी हुई थी। वो प्रज्ञा की तरफ ऐसे देख रहा था मानो उनके टक्कर होने में सिर्फ प्रज्ञा की गलती थी। प्रज्ञा को ऐसे रिच, एरोगेंट लोगों से सख्त नफरत थी। उसे ऐसे आदमी बिल्कुल भी नहीं पसंद थे जो अपनी दौलत और शोहरत के कारण बाकी लोगों को अपने से नीचा समझते हैं। वो तुरंत उठी और बोली, इसमें आपकी भी गलती हुई, तो आप मुझ पर ऐसे नहीं चिल्ला सकते हैं। देखकर तुम नहीं चल रही थी, और एक्सक्यूज मी, मेरे पास ऐसी छोटी छोटी बातों पर टाइम वेस्ट करने का बिल्कुल भी समय नहीं है। आगे से सामने देखकर चलना सीखो, उस आदमी ने कहा। इससे पहले कि प्रज्ञा उसका कुछ आंसर दे पाती, वो आदमी वहां से लंबे लंबे कदम लेकर चला गया। प्रज्ञा का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। बिल्डिंग में खड़े बाकी सारे लोग उसकी तरफ पिटी और मजाकिया तरीके से देख रहे थे। वो गुस्से से भर गई। ऐसे कैसे कोई इंसान किसी दूसरे से बात कर सकता है? ये अमीर लोग होते ही ऐसे हैं। प्रज्ञा ने मन ही मन सोचा। ओ नो, मेरा इंटरव्यू। उसने अपनी रिस्ट वॉच देखते हुए सोचा। वो जल्दी से सेकंड फ्लोर पर पहुंची। वहां उसे पता चला कि उसे अपनी इंटरव्यू के लिए थोड़ी देर वेट करना होगा। प्रज्ञा के लिए ये जॉब बहुत इंपॉर्टेंट थी। वो अपने कदमों पर खड़ा होना चाहती थी, जिंदगी में कुछ करके दिखाना चाहती थी
उसने भगवान से प्रार्थना करते हुए उनकी ब्लेसिंग्स मांगी। कुछ टाइम वेट करने के बाद प्रज्ञा की टर्न आई और जब वो इंटरव्यू हॉल में पहुंची, उसकी सांस उसके गले में ही अटक गई। वहां सामने डायस पर वही इंसान बैठा था जिससे सुबह प्रज्ञा टकराई थी। प्रज्ञा ने देखा कि वो आदमी भी प्रज्ञा को देखकर चौंक गया था, लेकिन प्रज्ञा ने तुरंत अपने आप को संभाला और रूम में अंदर पहुंची। इंटरव्यू चालू हुआ। प्रज्ञा बड़े ही कॉन्फिडेंस और डिटर्मिनेशन के साथ सभी क्वेश्चंस के आंसर्स दे रही थी, लेकिन इन सब के बीच में उसे उस आदमी की नजरें अपने ऊपर फील हो रही थी। आखिरकार उसका इंटरव्यू खत्म हुआ, लेकिन उस व्यक्ति के वहां मौजूद होने के बावजूद उसने प्रज्ञा से एक भी क्वेश्चन नहीं किया था। प्रज्ञा को यकीन हो गया था कि वो इस इंटरव्यू में सफल हो गई थी और उसकी ड्रीम जॉब अब उससे ज्यादा दूर नहीं थी। वो उठकर बाहर ही निकलने वाली थी कि अचानक उसे उस व्यक्ति की आवाज सुनाई दी। रुको, अभी तुम्हारा इंटरव्यू खत्म नहीं हुआ है, उस आदमी ने कहा। प्रज्ञा अपनी जगह पर फ्रीज हो गई। उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई। मुझे नहीं लगता कि तुम इस कंपनी के लिए बेस्ट सूटेड कैंडिडेट हो। इस कंपनी में किसी भी ऐसे कैंडिडेट के लिए जगह नहीं है जो अपनी गलती ना माने। इतना कहकर वो व्यक्ति अपनी सीट से उठा और रूम से बाहर निकल गया। प्रज्ञा का मुंह सरप्राइज से खुला का खुला रह गया। उसके सपनों पर पानी फिर चुका था। एक पल में उसकी दुनिया बिखर चुकी थी। प्रज्ञा अपने आप को संभाल नहीं पाई और उसकी आंखें आंसू से भर गई। उसी शाम करण और सिद्धांत एक बार में बैठे हुए थे। म्यूजिक का बेस उस बार की दीवारों को छूकर वाइब्रेट कर रहा था। लोगों की बातचीत की आवाज एक बैकग्राउंड नॉइज की तरह उनके कानों में गूंज रही थी। सिद्धांत के हाथों में अल्कोहल से भरा ग्लास था, वही करण बियर बॉटल को हाथ में थामे था। आजकल बिजनेस में बहुत घाटा चल रहा है। मुझे बैंक से लगातार फोन आ रहे हैं, करण ने बियर की बोतल से एक सिप लेते हुए कहा। सिद्धांत ने उसकी बातों को सुनकर अनसुना कर दिया। करण सिद्धांत का सौतेला भी था। वो सिद्धांत के पास तभी आता था जब भी उसको उसकी मदद की जरूरत होती थी। आज भी करण ने उसे इस बार में किसी काम के लिए ही बुलाया होगा, क्योंकि सिद्धांत जानता था कि उसकी सौतेली माँ करण को सिद्धांत से यूं ही नहीं मिलने देगी। दरअसल सिद्धांत ही उनका फैमिली बिजनेस संभालता है। वो मुंबई की सबसे बड़ी कंपनी का सीईओ है। ये पोजीशन करण की होनी चाहिए थी, लेकिन करण की बचकानी गलतियों के कारण आज सीईओ की पोजीशन सिद्धांत की थी और यही वजह थी कि करण की मां सिद्धांत से नफरत करती थी। सिद्धांत के कुछ भी ना कहने पर करण ने एक हार से भरी सांस ली और अपना मोबाइल निकालकर चलाने लगा। करण को रिसेंटली बिजनेस में बहुत ही बड़ा घाटा हुआ था और इसी वजह से उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। अगर उसने जल्दी ही कहीं से पैसों का इंतजाम नहीं किया तो उसके लिए आफत खड़ी हो जाएगी। अचानक से करण की नजर उसके वॉलपेपर पर पड़ी। उसके फोन के वॉलपेपर में उसकी और प्रज्ञा की तस्वीर थी, जिसमें वो दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। अचानक से करण के दिमाग में एक प्लान आया। प्रज्ञा का मन अभी भी अपने रिजेक्शन के कारण बहुत दुखी था, लेकिन उस दुख के साथ उसका मन गुस्से की आग में भी जल रहा था। कैसे उस सीईओ ने उसको सबके सामने बेइज्जत किया था और बिना किसी बात के उसको रिजेक्ट कर दिया था। अचानक से प्रज्ञा का मोबाइल बजा। जब उसने देखा तो करण उसको कॉल कर रहा था। हेलो, प्रज्ञा ने कहा। हेलो प्रज्ञा, तुम कहाँ हो इस वक्त? करण ने पूछा। मैं घर पर ही हूँ, प्रज्ञा ने जवाब दिया। अच्छा तो सुनो, मैं जल्दी जल्दी में अपनी एक इम्पोर्टेंट फाइल घर पर भूल आया हूँ। क्या तुम उसे लेकर पैराडाइज होटल के रूम 24 में आओगी? मैं एक बहुत बड़ी क्लाइंट के साथ मीटिंग में हूँ। इतना कहने के बाद करण ने फोन रख दिया। प्रज्ञा के पास करण की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। एक्चुअली करण और प्रज्ञा की सगाई हो चुकी थी। वो दोनों एक दूसरे के फियांसे थे।
प्रज्ञा करण को अपनी जान से ज्यादा प्यार करती थी। वो उसको अपना सब कुछ मान बैठी थी। करण और प्रज्ञा के दादाजी बहुत अच्छे दोस्त थे और बचपन में ही प्रज्ञा और करण की शादी पक्की हो गई थी। करण के अलावा आज तक प्रज्ञा ने किसी के बारे में सोचा भी नहीं था। वही उसका सब कुछ था। इसीलिए प्रज्ञा अपने दुख की परवाह ना करते हुए तुरंत करण की फाइल लेकर उसके बताए हुए रूम में पहुंची। उसने रूम के दरवाजे पर नॉक किया। अंदर से दरवाजा खुला, बट प्रज्ञा को रूम में कोई भी नहीं दिखाई दिया। कंफ्यूजन के साथ प्रज्ञा रूम के अंदर गई और अगले ही पल उसके मुंह पर किसी ने रुमाल लगा दिया। वो पैनिक के साथ अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उस रुमाल में कुछ ऐसा था जिसके कारण कुछ ही सेकंड्स में प्रज्ञा गहरी नींद में सो गई। अगली सुबह बाथरूम में शावर की आवाज के कारण प्रज्ञा की आंखें जब खुली तो उसने देखा कि वो एक आलीशान बिस्तर पर लेटी थी। कुछ पलों के लिए उसे कुछ भी याद नहीं आया, लेकिन जब उसको होश आया तो वो अपने कमरे में नहीं बल्कि किसी अनजान कमरे में सो रही है। तो वो तुरंत बिस्तर से उठ गई। उसने घबराते हुए पूरे कमरे में यहाँ वहां देखा। उसकी नजर अचानक से जमीन पर पड़े उसके कपड़ों पर पड़ी तो उसका दिल कुछ पलों के लिए थम सा गया। वो कहाँ थी और कल रात को उसके साथ क्या हुआ था? उसने तुरंत ब्लैंकेट को अपने शरीर से लपेट लिया। उसे अंदाजा हो गया था कि ब्लैंकेट के नीचे उसके बदन पर कोई भी कपड़े नहीं थे। वो जब अपने कपड़े लेने के लिए आगे बढ़ी तभी बाथरूम का दरवाजा खुला। प्रज्ञा अपनी सांस थामकर बैठी थी। वो भगवान से मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि बाथरूम से करण ही निकले। लेकिन जब उसने देखा कि बाथरूम के एंट्रेंस पर टॉवल में कौन खड़ा था तो उसका मन इतने सारे इमोशंस के साथ भर गया कि कुछ पलों के लिए उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने ब्लैंकेट को कस के पकड़ा हुआ था, जैसे कि वो टाइट ग्रिप उसको इस बुरे सपने से जगाएगी और जो कुछ भी हो रहा था वो सब एक सपना बनकर चूर हो जाएगा। लेकिन बाथरूम का दरवाजा बंद होने की आवाज ने उसको रियलिटी में वापस धकेल दिया। उसके सामने टॉवल में कोई और नहीं, वही व्यक्ति खड़ा हुआ था जिससे कल ही प्रज्ञा की टक्कर हुई थी, जिसने कल ही प्रज्ञा के सपनों पर अपने एक्सपेंसिव जूतों से पैर रखकर उनको चूर चूर कर दिया था। उसकी आंखें अब आंसुओं से भर चुकी थी। जिंदगी के इस खेल को प्रज्ञा बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही थी। तुम जाग गई? उस व्यक्ति ने कहा। प्रज्ञा के मन में इतना गुस्सा भर चुका था कि वो अपने आप को और नहीं रोक पाई और चिल्लाते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुमने मेरे साथ क्या किया है? मेरे कपड़े जमीन पर क्यों हैं? मैं इस कमरे में क्या कर रही हूँ? प्लीज मुझे बताओ कि जो भी मैं सोच रही हूँ वो सब गलत है। प्लीज बोलो कि कल रात हमारे बीच में कुछ हुआ नहीं। आखिर में उसकी आवाज से गुस्सा जा चुका था और उसकी आवाज प्लीडिंग से भर गई थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि एक ही दिन में उसकी जिंदगी इतनी कैसे बदल सकती है। इसमें जितना मेरा पार्ट था उतना ही तुम्हारा। तुम मुझ पर पूरा ब्लेम नहीं डाल सकती हो। मुझे भी करण ने यहाँ किसी काम से बुलाया था और फिर उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसमें हम दोनों एक समान भागीदार हैं, उस इंसान ने कहा। उसको इतने लाइट मूड में बात करते हुए देख प्रज्ञा के गुस्से का पारा चढ़ चुका था। वो तुरंत बिस्तर से उठी और ब्लैंकेट को अपने शरीर में लपेटने के बाद जमीन पर पड़े कपड़ों को हड़बड़ी में उठाया और उस व्यक्ति को धक्का देते हुए बाथरूम में चली गई। बाथरूम में जाते ही उसने मिरर में कल रात की निशानियों को देखा। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे अब याद आ रहा था कि कैसे वो रूम में एंटर हुई थी और कैसे उसे किसी ने पीछे से पकड़ के बेहोश कर दिया था। उसका मन दुख के समंदर से लबालब हो चुका था। वो करण की थी। उसकी जिंदगी में करण के अलावा कोई नहीं था। फिर कैसे उसे पिछली रात में किसी और ने छुआ था? कैसे उसने किसी और व्यक्ति की बाहों में रात गुजारी? उस आदमी का ख्याल आते ही प्रज्ञा ने खुद को संभाला। वो उस आदमी को इतनी आसानी से नहीं जाने देगी। उसके गुस्से के ज्वालामुखी ने अभी तक दम नहीं तोड़ा था।
वो तुरंत बाथरूम से बाहर आई और उसने देखा कि वो आदमी भी अपने कपड़े पहनकर वहां से जाने वाला था। उसने तुरंत उसका रास्ता रोक लिया और बोली, कहाँ जा रहे हो तुम? तुम्हारे किए की सजा मैं तुम्हें दिलवा कर रहूंगी। उस आदमी ने प्रज्ञा को रास्ते से अलग करते हुए कहा, अगर किसी को सजा दिलानी है तो अपने मंगेतर को दिलवाओ, इस सब के पीछे उसी का हाथ है। इतना कहकर वो आदमी वहां से चला गया। सिद्धांत बातों की जगह एक्शन पर विश्वास रखता था, इसीलिए उसने प्रज्ञा को सब सच बताया और वहां से चला गया। उसे कल शाम को ही पता चला था कि प्रज्ञा करण की मंगेतर है, और जब वो और करण साथ में बार में बात कर रहे थे तब उसकी नजर करण के वॉलपेपर पर पड़ी थी और इसीलिए उसने करण से प्रज्ञा के बारे में पूछा था। लेकिन उसे क्या पता था कि उसका भाई उसके साथ इतनी बड़ी चाल खेलेगा। सिद्धांत जानता था कि प्रज्ञा बहुत ही खूबसूरत है और अगर उस दिन वो इंसिडेंट नहीं हुआ होता तो उसे प्रज्ञा से इतनी चिढ़ नहीं होती। लेकिन रियलिटी कुछ और ही थी। सिद्धांत के मुंह से करण का नाम सुनते ही प्रज्ञा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो इतनी ज्यादा शॉक हो गई कि वो वहीं जमीन पर बैठ गई। उसकी आजू बाजू की दुनिया ब्लर दिखने लगी। उसने अपने पैरों को पकड़ते हुए बड़बड़ाना चालू कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। करण ऐसा कभी नहीं कर सकता। वो मुझे किसी दूसरे मर्द के साथ सोने के लिए नहीं भेज सकता। करीबन 2 घंटे के बाद जब वो इस सदमे से बाहर आई तो उसने तुरंत करण को कॉल किया। हेलो। करण की आवाज उसके कानों में कांटों की तरह चुभ रही थी। वो बस उसके मुंह से सच सुनना चाहती थी। क्या तुमने मुझे किसी अनजान व्यक्ति के साथ रात बिताने के लिए इस कमरे में बहाने से भेजा था? उसके दर्द से टूटती हुई आवाज ने कहा, हाँ, मैंने ही तुम्हें वहां भेजा था। ये बताओ कि वो खुश होकर गया कि नहीं? करण ने पूछा। उसकी बात सुनते ही प्रज्ञा का दिल 1000 टुकड़ों में टूट गया। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसका करण ऐसा कैसे कर सकता था? ये वही करण था जिसे वो अपना पति मान चुकी थी, अपना तन मन सौंपने को तैयार थी। करण, मैं तुमसे ये शादी तोड़ती हूँ। आज से मेरा और तुम्हारा कोई भी रिश्ता नहीं है। इतना कहकर उसने फोन काटा और अपने भाग्य के बारे में सोचकर रोने लगी। क्या होगा आगे? क्या प्रज्ञा अपनी जिंदगी को वापस पटरी पर ला पाएगी? सिद्धांत और प्रज्ञा की किस्मत क्या दोबारा टकराएगी? क्या वो करण को कभी माफ कर पाएगी? आगे जानने के लिए सुनते रहिए जुनूनियत, द डेंजरस गेम ऑफ लव, ओनली ऑन पॉकेट FM।